नमस्कार बच्चों। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कक्षा 10वीं का हिंदी का जो कल आपका 28 तारीख को पेपर है, ठीक है, उसका आंसर क्वेश्चन आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके 28 तारीख के पेपर में आने वाले हैं, ये आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सही विकल्प की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं। क्या लगती हैं? ज्ञान व योग की बातें उनको कड़वी या ककड़ी जैसी लगती है, ठीक है। नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम था, नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले का नाम था किशोरी लाल, ठीक है। सूर के पद की भाषा, सूर के पद की भाषा क्या थी? मैथिली थी, ब्रज थी, खड़ी बोली थी। तो जहां तक मुझे पता है मैथिली या ब्रज थी। एक बार फिर भी हम कंफर्म कर लेते हैं। तो हमने आंसर सीट यहाँ पे ले रखा हुआ है, तो यहाँ पे है सूर के पद की भाषा थी ब्रज, ब्रज थी, ठीक है। हो सकता है आपके बुक में, एक बार आप जरूर कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा जो मेन सब्जेक्ट है इंग्लिश है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए हिंदी विषय का पेपर ला रहा हूँ, ठीक है ना। तो भोलानाथ के ललाट पर कौन सा तिलक शोभित होता है? तो वो है भभूत। जो भोलेनाथ है वो सफेद भभूत लगा सकते हैं, ठीक है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। भोलेनाथ के पिता भक्त थे। भोलेनाथ के पिता भक्त थे, कौन थे भाई? कृष्ण जी। कृष्ण जी भक्त थे, ठीक है। आराध्य कहा जाता है। अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की ओर। तो परशुराम के गुरु कौन थे? तो शिव जी थे। काव्य के भेद दो होते हैं। भोलेनाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो यहाँ पे मैं आंसर सीट की ओर चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखने में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए आंसर सीट की ओर। तो यहाँ पे रिक्त स्थान, परशुराम के गुरु का नाम भगवान शिव थे। काव्य के दो भेद होते हैं। भोलेनाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। रसोई घर में तत्पुरुष समास है। आश्रय से आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध महाकाव्य क्या है? कात्यायनी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका पेपर है, ये रहा आपका पेपर। उसी चीज का मैंने यहाँ पे आंसर सीट बना के रखा हुआ है वही। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप इधर देखिए चाहे उधर देखिए, ठीक है। आपके लिए दोनों बराबर। अब यहाँ पे देखते हैं सत्य। तो क्या लिखा है? हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु माना गया है। तो ये हाँ सत्य है। ब्रजभाषा सूरदास जी की काव्य भाषा है, तो ये भी सत्य है। कथन सत्य है। शब्द गुण तीन प्रकार के होते हैं, ये कथन भी सत्य है। घेर घेर घोर गगन में अनुप्रास अलंकार है, ये भी सत्य है। योग संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, ये असत्य है, ठीक है। फिर कार्तिक के आते ही भगत प्रभाती गाया करते थे, भगत प्रभाती गाया करते थे, तो ये भी असत्य है, ठीक है, ये असत्य है। आगे चलते हैं। सही जोड़ी। तो यहाँ पे हमको सही जोड़ी, ये रहा आपका, 1 सेकेंड, ये आपका सही जोड़ी है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सही जोड़ी इस प्रकार आएगा। तो उसको मैंने यहाँ पे सही करके दिया है। शिव पूजन का क्या होगा? ग नंबर होगा बाल गोविंद भगत, ठीक है। ये ABCD आ गया है, ये गलत होगा, ठीक है। तो एक अंक का क्या होगा? एकांकी होगा। एक अंक को एकांकी कहा जाता है। कामयानी किसका है? कामयानी क्या है? जयशंकर प्रसाद जी का है। अन्य की लाठी एकमात्र सहारा होता है। कहानी 6 तत्व होंगे यहाँ पे, ठीक है, 6 तत्व। राम वृक्ष बेनीपुरी माता का आंचल, ठीक है। आगे चलते हैं। एक शब्द में उत्तर दीजिए। क्या लिखा है? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो प्रजा का हित ही राजा का प्रथम धर्म होता है, ठीक है। निपात शब्द किसे कहते हैं? जो वाक्य में किसी शब्द का विशेष बल देते हैं, जैसे ही, भी, ऐसे शब्दों को निपात शब्द कहते हैं, ठीक है। ऐसे शब्दों को इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस इतना ही है। जो वाक्य में किसी शब्द पर विशेष बल देते हैं, जैसे उदाहरण डाल के आप कर सकते हैं ही और भी, ठीक है। भोलेनाथ के पिता आटे की कितनी, माफ करिएगा,
कि कितनी गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 500 गोलियां। ठीक है। रस के अंगों के नाम लिखिए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो उस समास का नाम लिखिए, तो वो कौन सा हो, द्विगु समास। ठीक है। छायावाद, छायावाद के प्रवर्तक रचनाकार का नाम लिखिए, तो वो कौन है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये आपका हो गया। अब चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है, अथवा में होगा, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूं, जैसे कि यह है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस से की गई है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है। ये आपके बहुत इजी है, तो ये आपके उसमें है ऑलरेडी, आपको पता ही होगा। ठीक है, ये इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन नहीं किया है आंसर में। परशुराम के क्रोध है ना, क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए। तो ये है, अथवा में है, मतलब किसी एक को करना है, या तो इसको करना है या तो इसको करना है। ठीक है, तो मैंने किसी एक एक को ही किया है। आप, मैं यहाँ पे प्रश्न दिखा देता हूँ बारी बारी, आप देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप दोनों याद कर लीजिए, और नहीं लगता, वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों याद करें, क्योंकि हो सकता है बाई चांस अगर आपसे कहीं एग्जाम में एक भी भूलता है तो दूसरा वाला याद रहेगा, तो आपके लिए बेटर चॉइस रहेंगे। ठीक है, बेटर ऑप्शंस रहेंगे, आप दूसरा वाला इजिली लिख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम दोनों याद करते हैं, और हम एक याद करते हैं और वो ही भूल जाते हैं, और दोनों याद करते हैं तो एक याद रहता है। तो मैं कहूंगा आप दोनों याद करें। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, देख लीजिए, ये आपके 28 तारीख के पेपर में आने वाले प्रश्नों में से है। ठीक है, इन्हीं में से आपके प्रश्न बन सकते हैं, ये आप देख सकते हैं पूरा। ठीक है, और भी अगर आपको चाहिए होगा तो मेरे को बता दीजिएगा, तो मैं उनके भी बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इसका आंसर भी देने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो इस तरीके से आपके टोटल प्रश्न होंगे 23। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं चलता हूँ आंसर शीट की ओर। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन, पहला ये रहा 8वां नंबर, भगत की पुतोहू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती। तो आपका आंसर होगा भगत की पुतोहू उन्हें अकेले इसलिए, देखो मैं इसको पढ़ूंगा ना तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ। आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो। ठीक है, हो सकता है आपके टीचर जो हैं कुछ और लिखवाए हों, वो भी आपको सही लगता है, वो भी सही है उनका, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप वो चाहे तो वो वाला याद कर ले, ये चाहे तो ये वाला याद कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। बोथ आर करेक्ट। ठीक है, दोनों ही सही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। वीर योद्धा कभी अपनी वीरता का बखान नहीं करते, बल्कि अपनी वीरता युद्ध भूमि में दिखाते हैं। वह शांत और धैर्यवान होते हैं, और वह कभी भी क्रोध नहीं करते। वह दूसरों का सम्मान करते हैं। ठीक है, ये क्या है, वीर योद्धा की विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं, बाल गोविंद भगत पाठ में किन कृतियों पर प्रहार किया गया। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बाल गोविंद भगत पाठ में निम्नलिखित कृतियों पर प्रहार किया गया, कर्मकांड, विधवा विवाह एंड जातिवाद। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा हिंदी में अशुद्धियां हैं। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो टाइपिंग मिस्टेक है ना, टाइपिंग एरर है, बट आंसर्स आपके सही है। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें लेखक किसी भी विषय पर अपने विचारों को स्वतंत्र और क्रमबद्ध रूप में व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इतना ही छोटा होगा। रस किसे कहते हैं, एक चीज और याद रखिएगा, आंसर जो हमको लिखने हैं वो नंबर के अकॉर्डिंग लिखना है। अगर 2 नंबर का है तो 2 से 3 लाइन। ठीक है, 2 से 3 लाइन। अगर 3 नंबर का है तो कम से कम 5 लाइन, या 3 से 5 लाइन। ठीक है, 4 नंबर या 5 नंबर का है तो आपको कम से कम 5 लाइन लिखना है, 5 से 6 लाइन आपको लिखना ही है। तो आंसर जो है प्रश्नों के हिसाब से लिखा जाता है, कम से कम आपको 5 से 6 लाइन लिखना है अगर 5 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, आप उसमें कुछ भी करिए, जोड़ बना के लिखिए। ठीक है, अगर बाई चांस ऐसा होता है कभी आपका प्रश्न ऐसा आता है जिसका आंसर बहुत ही 2 लाइन का है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। परंतु अगर उसमें बनाया जा सकता है तो आपको बना के लिखना होगा, अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो। ठीक है, अगर आपको 100 मार्क्स चाहिए तो आपको बना के लिखने होंगे, अदरवाइज आप
के नंबर कट सकते हैं, चाहे आप पूरा सही आंसर क्यों ही ना लिखें, अगर 2 लाइन का लिखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 12 नंबर, रस किसे कहते हैं? तो रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। कविता, कहानी या नाटक को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है ना। खंड काव्य की 2 विशेषताएं, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, ये आंसर है। प्रगति प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखना है हमें, तो ये हमने यहाँ पे लिख रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अथवे का भी आंसर लिखूं तो वो भी बता दीजिएगा कमेंट में, तो अथवा का भी आंसर लिख के लेके आऊंगा नेक्स्ट टाइम से। ठीक है, पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार की परिभाषा और एक उदाहरण लिखिए। 16 नंबर देख लेते हैं, सूरदास का साहित्यिक परिचय। ठीक है, और उसकी रचनाएं, भाव पक्ष और कला पक्ष। स्वयं प्रकाश का साहित्यिक परिचय आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और उनके भाव पक्ष और कला पक्ष, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, 18 नंबर आपका यहाँ पे पद्यांश आ गया, तो हमें पद्यांश में से ही उसका क्या करना है, संदर्भ निकालना है, प्रसंग लिखना है और भावार्थ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, पढ़ सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर, गद्यांश आ चुका है, तो गद्यांश का भी हमें लिखना है। तो यहाँ पे संदर्भ ये रहा आपका। ठीक है, ये है आपका संदर्भ, ये रहा प्रसंग और ये रहा भावार्थ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 20वां नंबर देख लेते हैं, विषयों पे अनुच्छेद लिखना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है मेरे जीवन के लक्ष्य पर एक अनुच्छेद लिखना है, मतलब अपनी कहानी लिखनी है बस, और कुछ नहीं है। मेरे जीवन का लक्ष्य, तो ये आप अपने से बना के लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप अपने से, आपकी अपनी रचना होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आपको ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं, केवल आपको थोड़ा बहुत बुक पढ़ने की आवश्यकता है, बाकी आप अपने से ही कर सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे। बस कवियों के नाम, उनकी रचनाओं के नाम आपको याद रखने होंगे। ठीक है, पाठों के नाम, कवियों के नाम, रचनाओं के नाम और थोड़ा बहुत ग्रामर का, जैसे रस क्या है, छंद क्या है, भेद क्या है, ठीक है, संधि क्या है, समास क्या है, उपसर्ग क्या है, ये सब चीजें आपको थोड़ी बहुत चीजें आनी चाहिए। आपका 100% 100 मार्क्स आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं। क्या 21 नंबर, यहाँ पे क्या लिखा है, काव्यांश। काव्यांश का हमें उत्तर देना है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न है हमारा, ये उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक। तो शीर्षक जो शब्द बार बार आए या सबसे अट्रैक्टिव लगे वही आपका शीर्षक कहलाता है। तो यहाँ पे प्यारा भारत देश या देश प्रेम शीर्षक कहलाएगा। आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं, तो ये तो भाई आप अपने से भी लिख सकते हो। ठीक है, बाकी आपको इसमें से देख के लिखना है। ठीक है, इसमें क्यों लिखा है, इसमें से आपको समझना है। 3रा नंबर, उक्त काव्यांश का भाव अर्थ लिखिए, तो उसका भाव अर्थ लिखना है कि कवि क्या कहना चाहता है इस कविता में। ठीक है, अब अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है, तो ये हमारे पास गद्यांश है, उसको पढ़कर हमें उत्तर देना है। शीर्षक पहले तो देख लेते हैं, शीर्षक जो वही बताया मैंने, जो चीज बार बार रिपीट हो रही हो या जो सबसे अट्रैक्टिव लग रही हो वही आपका शीर्षक कहलाता है। ठीक है, शीर्षक आप अपने से बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नंबर आपको पूरे मिलने हैं, बस आपकी गद्यांश से पद्यांश से रिलेट करना चाहिए। ठीक है ना। यथार्थ मनुष्य किसे कहते हैं? यथार्थ मनुष्य वह है जो दूसरे के प्रति अनुदार अनुदार नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे मैंने आंसर दे रखा हुआ है, इसमें तो कुछ थोड़े बड़े भी हैं। ठीक है, मैंने इसमें थोड़े बड़े आंसर भी कर दिए हैं, बट आप इतना बड़ा नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नंबर के हिसाब से लिखना है। अब यहाँ पे विद्यालय के प्रधानाचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आवेदन पत्र, अब यहाँ पे प्रधानाचार्य बोला है तो प्रधानाचार्य को लिखना होगा। ठीक है, अगर अगर प्रचार को बोलता है तो प्रचार को लिखना होगा। ठीक, अ- अब यहाँ पे मैंने लिख रखा हुआ है, ये आपके स्कूल में लिखाया गया हो, आप वो याद है तो आप वही रखिएगा। हाँ, एक चीज है, नाम वगैरह पहले यहाँ पे लिखा जाता था, अब वो राइट साइड में ना लिख कर लेफ्ट साइड में ही लिखा जाता है, तो ये चीज जरूर याद रखिएगा, इसका 1 नंबर कटता है। ठीक है ना। फिर निम्नलिखित विषय में आपको निबंध लिखना है, तो निबंध आपको जिस पे आता होगा उस पे लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे पहले ही नंबर पे लिख दिया है, शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता, क्योंकि ये सबसे अलग है। ठीक है,
तो सबसे पहले तो रूपरेखा लिखा जाएगा कि आप उसकी क्या हेडलाइंस लिख रहे हैं। जैसे प्रस्तावना, शिक्षा में इंटरनेट की भूमिका, इंटरनेट के लाभ, इंटरनेट से होने वाले नुकसान और उपसंहार। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे निबंध लिख कर रखा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये यहाँ पे इस तरीके से आपका पूरा पेपर 28 तारीख का कंप्लीट होता है। ठीक है, निबंध देख लेते हैं क्या क्या आया है एक बार। ठीक है, तो निबंध में आप देख सकते हैं, शिक्षा क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता, विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व, शिक्षा बेरोजगारी कारण समाधान, दैनिक जीवन पर महंगाई का असर, और इसके अलावा एक प्रदूषण। ठीक है, और विज्ञान के चमत्कार, जो आपको याद ही होगा। इसके अलावा एक और जो बहुत प्रसिद्ध है, महापुरुष, किसी महापुरुष के बारे में, चाहे वो महात्मा गांधी हो चाहे सुभाष चंद्र बोस, किसी एक महापुरुष को जरूर याद रखें। तो यही आपके निबंध हो सकते हैं बस। कोरोना तो नहीं आने वाला इस बार। ठीक है, क्योंकि अब वो निबंध का टॉपिक खत्म हो चुका है, तो इस बार नहीं आ सकता। हो सकता है मेन एग्जाम में अगर आने वाले के चांसेस होंगे तो मैं जरूर बता दूंगा पहले ही। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे पेपर कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के पहले। ठीक है, चलिए, ओके, धन्यवाद।